बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी आसमानी दुपट्टा। तेज गड़गड़ाहट के साथ पुरानी स्कूल बस का इंजन स्टार्ट हुआ तो बाहर खड़े गप्पे लगाते बच्चे भी लपक कर बस में चढ़ गए। कस्बे का इकलौता स्कूल था ये, जिसके पास थोड़ी खटारा ही सही लेकिन अपनी बस थी। बाकी के स्कूलों में सब रिक्शे या साइकिलों से ही आना जाना करते थे। अमीशा भी पीछे की एक खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। बस कस्बे की तमाम सकरी गलियों और चौड़ी सड़कों से घूमती घामती धूल उड़ाती आखिर में अमीशा के स्टॉप पर पहुंचती थी। वैसे वो चाहे तो साइकिल से 5 मिनट में घर पहुंच जाए, लेकिन नहीं, उसको तो बस के सफर में मजा आता था। स्कूल से घर तक का 20-25 मिनट का रास्ता उसके ख्वाबों के लिए फिक्स था। ऐसे ख्वाब जिन्हें वो जागती आंखों से देखती थी और भूले से भी किसी के साथ साझा नहीं करती थी। अमीशा खिड़की पर सर टिकाए बैठी थी कि कंडक्टर की तेज आवाज आई, अमीशा उतरो, तुम्हारा स्टॉप आ गया। अमीशा ने अपना बैग पीठ पर टांगा और लापरवाही से गुनगुनाते हुए उतर गई। बस से नीचे कदम रखते ही उसकी नजर सामने बिजली के खंबे से साइकिल टिकाए लड़के पे पड़ी। लाल गियर वाली साइकिल। वो कांप गई। उसने आओ देखा न ताओ दौड़ लगा दी। मोहल्ले की संकरी गली में लोगों की भीड़ से बचती बचाती अमीशा दौड़ती चली जा रही थी। उसके लंबे बाल और गले में लिपटा मलमल का आसमानी रंग का दुपट्टा हवा में पीछे उड़ रहा था, लेकिन उसको कहां सुध थी किसी चीज की। उसने बागीचे का, फिर घर का दरवाजा ठेला और भागती हुई अपने कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। उन्हीं बंद पल्लों पर पीठ टिकाए, आंखें बंद किए, वो अपनी धड़कनों के थोड़ा धीमे होने का इंतजार करने लगी। ये कमबख्त दिल भी ना कैसे जोर जोर से शोर मचाने लगता है, जैसे हर राज पर से पर्दा गिराने की साजिश किए बैठा हो। सनातन काल से 16 पार हुई लड़कियों की जिंदगी में पहले पहले प्यार की दस्तक ठीक ऐसे ही होती है। किसी को देखकर गालों का सुर्ख हो जाना, दिल का उछल उछल कर गेंद हो जाना और फिर जमाने से छुपकर यूं खुद को संभालना। आज अमीशा को मनुज अपने घर के सामने से गुजरता दिख गया, यानी अब उसका पीछा किया जा रहा था। हाँ, पीछा वो पूरे यकीन से कह सकती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि मनुज यहां नहीं रहता है। वो तो शहर के दूसरे छोर पर सिविल लाइंस में कहीं रहता है। तो अब क्या ये मुझको बाबूजी से डांट खिलवाएगा? स्कूल में जो होता है उसकी खबर तो बाबूजी तक नहीं पहुंच पाएगी, पर ये तो घर तक आ पहुंचा। अमीशा अपने माथे पर छलक आए पसीने को पोंछने लगी। तभी दरवाजे पर किसी की थाप की आवाज आई। कौन है? आ रही हूं। बाहर से किसी की वैसे ही पंचम स्वर में आवाज आई, जल्दी बाहर आजा, बुआ बुला रही हैं। ओहो। अमीशा वहीं सरक कर जमीन पर बैठ गई। इन छुटकन बुआ को भी ना अभी आना था। अमीशा की ये बुआ पिछले जन्म में जरूर किसी गांव की सरपंच रही होंगी कि जब आती हैं पूरा घर इकट्ठा करके पंचायती शुरू कर देती हैं। किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये जान लेना पता नहीं उनके लिए इतना जरूरी क्यों था। अमीशा के मुंह का स्वाद बिगड़ गया। अच्छी भली पहले पहले इश्क की मिठास घुल रही थी, अब बुआ के प्रवचन सुनने पड़ेंगे। लड़की, तू ये दरवाजा क्यों बंद किए रहती है? सुन, बालों में तेल जरा अच्छी तरह ठोका कर, वरना अभी से सफेदी झांकने लगेगी। और ये नाखूनों को हर वक्त रंगा हुआ मत रखा कर, कभी इनको भी तो सांस लेने दे। और भी पता नहीं क्या क्या। अमीशा ने कमरे से निकलने के पहले आईने में झांका कि कहीं कोई निशान ऐसा तो नहीं रह गया कि उसके मन की चुगलखोरी कर दे, उसकी पोल खोल दे। उसने अपने गालों को हाथ लगाया। दौड़कर आने की वजह से गर्म हो गए थे। पास रखी पानी की बोतल से चेहरे को छींटा, बालों पर उंगलियां फेर कर उनको संवारा, दुपट्टा कायदे से कंधों पे पिन किया और बुआ के पास आके बैठ गई। वहां पे पूरा कुनबा जमा था और बातें पूरे जोर पे थीं। उसका आना किसी ने नोटिस तक नहीं किया। बुआ बाबूजी के पास बैठी, उनके सर से सर टिकाए उन्हें कुछ घुट्टी पिला रही थी।
अमीशा के कानों में उनके कहे शब्द ऐसे पड़ने लगे जैसे खड़ी फसल पे ओले की मार पड़ रही हो। भाई साहब, लड़की 18 की हो गई है, अब लड़के खोजना शुरू कर दो। अरे तभी तो 21 होते होते शादी कर पाओगे। अमीशा के भीतर छन से कुछ टूटकर बिखर गया। शादी? उसकी शादी? ये छुटकन बुआ को दादरे सोहर गाने का इतना शौक है तो कोई गाने बजाने वालों की मंडली क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? खानदान और मोहल्ले भर के लड़कों लड़कियों के रिश्ते लगाती फिरती हैं। अमीशा मन में सोच रही थी। उसका मन किया वहां से उठ जाए, लेकिन जानती थी कि उसका वहां आना भले ही किसी ने नोटिस न किया हो, लेकिन अगर वो वहां से हिली भी तो बुआ या पिताजी टोक देंगे, थानेदार की तरह सवाल करेंगे, ताने मारेंगे। क्यों, कहां चली? अरे 2 घड़ी सबके साथ बैठेगी नहीं, हिलेगी मिलेगी नहीं तो कल को ससुराल में कैसे निवाह करेगी? वैसे अमीशा को सबके बीच बैठे रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसे तो उन चटपटी बातों में रस आता था। बुआ, माँ, बाबूजी, भाई बहनों से भरा पूरा परिवार उसने बचपन से देखा था और उसको आदत थी इन सब की। लेकिन अब बात कुछ और थी। नए नए इश्क की दस्तक ने बाकी सबके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। वो मन मार के सबके बीच बैठी तो रही, लेकिन भीतर ही भीतर मनुज और अपनी कहानियां गढ़ती रही। अगले दिन अमीशा स्कूल पहुंची तो उसकी नजर मनुज को ही खोजती रही। पता लगाना जरूरी था कि वो खास उसके लिए उसकी गलियों के चक्कर लगा रहा था या कोई दोस्त वहां रहने आ गया है। अमीशा को और भी बहुत कुछ जानना समझना था। एक खलबली थी मन में, लेकिन मनुज जब मिला तो उसकी जबान पे ताला पड़ गया। कुछ पूछ ही नहीं सकी। पर हां, मनुज की मुस्कुराती आंखों में उसको अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। उस दिन के बाद मनुज उसके मोहल्ले में अक्सर यहां वहां दिख जाता। कभी स्टेशनरी की दुकान पे फाइल कवर खरीदते हुए या कभी नुक्कड़ पे खड़े ठेलों से गन्ने का रस पीते हुए। जिंदगी में बड़ी मिठास भर गई थी। वक्त सुबह की ताजा ठंडी हवा जैसा बह रहा था। 12वीं की परीक्षाएं सर पे आ गई थीं, यानी अब सबको अपने अपने रास्ते चले जाना था। कोई इंजीनियरिंग करने के लिए कस्बा ही छोड़ रहा था तो कोई सिविल सर्विसेज की तैयारियों के लिए दिल्ली शिफ्ट हो रहा था। अब कस्बों से बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जो निकलने लगे थे। स्कूल में प्रेयर की लाइन में लगे लगे अमीशा का मन अपनी अलग ही प्रार्थनाएं पढ़ा करता था। हे भगवान, मनुज को भी मेरा वाला कॉलेज ही ज्वाइन करा देना प्लीज, यहीं कहीं मेरे आसपास प्लीज। ऊपर वाले ने अमीशा की दिल से मांगी हुई दुआ सुन भी ली और 12वीं के बाद दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे। वैसे अमीशा दुआ ना भी मांगती तो होना भी यही था, क्योंकि मंडला जैसे छोटे से कस्बे में उन दिनों कुल जमा 3 कॉलेज थे। एक था गवर्नमेंट का जिसका एफिलिएशन तक नहीं था, और बचे 2 में एक यही था जिसमें आर्ट्स के साथ साइंस भी था। स्कूल में जो बात आंखों आंखों में होती रही, जो एहसास मन के भीतरी कोने में डरे दुबके रहे, वो कॉलेज आकर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा दबंग होने लगे थे। एक दिन अमीशा क्लास से बाहर निकली तो मनुज वहां खड़ा था। अमीशा का मन उसे देखकर हिरन की तरह कुलाचे भरने लगा और मनुज वो तो उसकी कस्तूरी का पहले से ही दीवाना था। पता नहीं किसने आग्रह किया, किसने मान लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों केमिस्ट्री लैब के पीछे गुलमोहर के तने से पीठ टिकाए बैठे थे। उनके बीच बातें मोहब्बत की नहीं थी, लेकिन मोहब्बत किसी और शक्ल में वहां थी जरूर। शायद उनके नोट्स एक्सचेंज होने में, या एक ही बोतल से पानी पी लेने में, या अक्सर लाइब्रेरी में मिल जाने पर यह कहने में कि अरे तुम यहां, तुम्हारी क्लास नहीं है। बड़ा खूबसूरत कस्बाई इश्क था, अनकहा अनछुआ। कनखियों से एक दूसरे को देख भर लेता तो मन लंबी लंबी कविताएं गढ़ लेता, खालिस प्रेम कविताएं। अब अमीशा गुड़ियों के ब्याह रचाने की उम्र से आगे बढ़कर खुद अपने सपने देखने लगी थी। मां के पुराने एल्बम खंगालती, उनको दुल्हन बने देखती और याद करती नाते रिश्तेदारों की बातें कि अमीशा एकदम अपनी मां पे गई है। वो बात बात पर आईना देखने की उम्र में पहुंच गई थी। एक दिन उसने हिम्मत करके एल्बम से वो फोटो निकाल ली और अपनी हिंदी साहित्य की किताब में छुपा के रख दी, महादेवी की कविताओं के बीच। न जाने कितने दिन वो हिम्मत जुटाती रही कि मनुज को दिखाए वो तस्वीर, लेकिन नहीं दिखा पाई।
पता नहीं क्या सोचेगा वो, कहीं हंसी उड़ा दी तो, या ये पूछ लिया कि मुझे क्यों दिखा रही हो। ये जो पहला पहला प्यार है ना, ये बड़ा दब्बू किस्म का होता है। यानी वो तस्वीर बिना मनोज को दिखाए उसने वापस अपनी जगह पहुंचा दी। ऐसे ही एक दूसरे को दूर दूर से तकते हुए, कभी कभी अचानक मिल जाने पर हालचाल पूछते हुए उनके कॉलेज के 3 साल खत्म होने को थे। अमीशा 21 की हो गई थी और मनोज, वो भी सिर्फ 21 का ही हुआ। यानी कस्बे की लड़की की उम्र तो ब्याह की हो गई थी, और लड़का, उसको तो अभी 2 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करनी थी, नौकरी ढूंढनी थी, सेटल होना था। बड़ी विपदा थी ये तो। छुटकन बुआ का घर में आना जाना बढ़ गया था। माँ अपने गहने अमीशा को पहना पहना के देखने लगी थी। बाबूजी अपनी पासबुक और फिक्स डिपॉजिट खंगालने लगे थे। बड़े भाई टेंट हाउस के रेट, डीजे, डेकोरेटर के अते पते खोजने लगे और छोटे भाई बहनों की नए गानों पर नाचने की प्रैक्टिस शुरू हो गई। अमीशा का मन घबराने लगा था। लगता जैसे मीठे पानी की मछली को कोई समंदर के खारे पानी में गोते लगवा रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात मनुष्य को कैसे कहे, और कहने का फायदा भी क्या था। उनकी अभी क्या शादी की उम्र हो गई थी, और शादी कर भी लेंगे तो खाएंगे क्या, और शादी की बात तो उनके बीच कभी हुई ही नहीं थी। कॉलेज भी बंद हो गए, मनुज का रोज रोज मिलना भी। अमीशा की जिंदगी में उदास दिन थे ये। उसका आसमानी दुपट्टा अब लहराता नहीं था। एक दिन मोहल्ले के मोड़ पर पानी चाय की पटरी पर उसे मनुज दिख गया। अमीशा उसे देखकर घबरा गई। वो पलट कर जाने लगी कि मनुज ने पास आकर उसके हाथ में एक कागज की पर्ची पकड़ा दी। अमीशा उसे देखती रही, फिर मुट्ठी कस के घर की तरफ दौड़ गई। अंदर पहुंची तो सब ने उसे घेर लिया। छुटकन बुआ ने एक पूरा लड्डू उसके मुंह में ठूस दिया। बाबूजी ने पास बुलाकर सर पे हाथ रखा और माँ ने अपनी एक उंगली पर आंखों के गीले कोर से काजल निकालकर उसके गाल पर लगा दिया। जबलपुर के सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहे एक डॉक्टर से अमीशा का रिश्ता पक्का हो गया था। खबर ऐसी थी कि घर में उत्सव का माहौल था। अमीशा की कसी हुई बंद मुट्ठी में मनुज का दिया कागज उसके पसीने में गीला होकर भीग रहा था। बस मंडला से जबलपुर के रास्ते पर थी। पिछले 7-8 सालों में अमीशा इस सड़क पर न जाने कितनी बार यात्रा कर चुकी थी। मायके से अपने घर की यात्रा 90 किलोमीटर, यानी कोई 2.5 घंटे का खामोश सफर। ये शायद स्टेट हाईवे था। सड़क अच्छी थी और दोनों तरफ आम और नीम के घने पेड़ों की छांव। नर्मदा नदी के आसपास का इलाका वैसे भी खूब उपजाऊ था। जहां नजर दौड़ाओ वहां हरा रंग बिखरा था। बस अमीशा का मन ही किसी सूखे मौसम पर आकर ठहर गया था। मंडला शहर से बाहर निकलते ही बस नदी पर बने पुल से गुजरने लगी। नीचे बहते पानी को देखते ही अमीशा को अपना बचपन याद आ गया, जब माँ सब बच्चों को एक एक सिक्का पकड़ा दिया करती थी और जिन्हें वो मन ही मन कोई दुआ पढ़कर नदी में डाल देते थे। अमीशा को अपनी मांगी हर दुआ आज भी याद थी। इंसान बड़ा स्वार्थी होता है। जो पा लिया उसको तो भूल जाता है, लेकिन अधूरी ख्वाहिशों की कील मन की दीवार पर गहरे ठोक देता है। खिड़की पर बैठी अमीशा की 4 साल की बेटी गौरी बगल से जाने वाली गाड़ियां गिन रही थी। 12, 13, 14। उसे बस में घूमना अच्छा लगता था। वो बिल्कुल अमीशा की कॉपी थी। सिर्फ बस का सफर पसंद होने में नहीं, बल्कि उसकी हर बात अपनी मां के जैसी थी। और दूसरी तरफ उसकी गोद में सर रखे उसका बेटा सो रहा था, गौरी का जुड़वां भाई गौरव। दोनों बच्चे 5 मिनट के अंतराल से पैदा हुए थे, लेकिन आपस में एक भी समानता नहीं थी। न शक्ल सूरत मिलती थी, न आदतें। बेटे को बस की यात्राएं बिल्कुल पसंद नहीं थीं। वो अपने पिता की तरह था, जो हमेशा टैक्सी में सफर करना चाहते थे। खिड़की से धूप सीधी बेटे के चेहरे पर पड़ रही थी। वो कुनमुनाया तो अमीशा ने अपनी साड़ी के पल्लू से उसको आड़ कर दी और वो दोबारा बेफिक्र होकर सो गया। कितना अच्छा है बच्चा होना। अमीशा को फिर बीते दिन याद आए।
माँ बाबूजी की छाया में मनमर्जियां करते दिन। और तो और उसको छुटकन बुआ भी याद आने लगी, जिन्होंने अमीशा के ब्याह के बाद रिश्ते लगाने का काम बिल्कुल बंद कर दिया था। घर घर जाकर कानाफूसी करने वाली बुआ ने अब एक अंतहीन चुप्पी साध ली थी। बस कब मंडला से जबलपुर पहुंच गई, अमीशा को एहसास ही नहीं हुआ। वो बस स्टैंड से टैक्सी लेकर घर पहुंची, अपने घर। सबसे पहले उसने दोनों बच्चों को खिला पिलाकर टीवी के सामने बिठा दिया। भला हो इस केबल टीवी का कि 20 चैनलों में से एक न एक बच्चों की पसंद का मिल ही जाता था। टॉम एंड जेरी या मोगली या कुछ नहीं तो लगातार बजते एडवर्टाइजमेंट जिंगल्स। अमीशा को सुकून से अपना काम निपटाने का मौका मिल जाता। 2 दिन बाद से उसके बच्चे किंडरगार्टन में पढ़ने जाने वाले थे। नया बैग, नई बोतलें, लंच बॉक्स, यूनिफॉर्म सब तैयार था। अमीशा का मन बस थोड़ा बेचैन था। बच्चे इतने छोटे हैं, कैसे मैनेज करेंगे? ये स्कूलिंग इतनी जल्दी क्यों शुरू होती है? 4-5 साल कोई पढ़ने लिखने की उम्र है क्या? पिछले 3 सालों से हर काम अपने आप करने और हर फैसला खुद लेने के बाद भी वो बात बात में घबरा जाती थी। अपने आसपास किसी को खोजने लगती कि कोई तो हो जो कहे कि फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अमीशा ने कमरे की दीवार पर लटकी अपने पति की तस्वीर को देखा, मगर तस्वीरें कहां दिलासा देती हैं। उसने लकड़ी के सुनहरे फ्रेम पर लटकी चंदन की माला को ठीक किया। उसके हाथ जरा से कांप गए। ये तस्वीर उसको बार बार अतीत की स्याह गलियों में ले जाती थी, उस दिन तक जिस दिन ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। उस दिन घर पर सब कैसे नाच गाकर, शोर मचाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। अमीशा का रिश्ता पक्का हो गया था। छुटकन मौसी अभी अभी खबर लाई थी। सब खुश थे, बौरा रहे थे। और अमीशा के हाथ में मनुज का दिया पर्चा उसकी उंगलियों के बीच दबा कसमसा रहा था। थोड़ी देर बाद मौका देखकर वो अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। उसने अंदर जाकर उस पर्चे को बिस्तर पर रखकर सीधा किया था। अपनी हथेलियों को फेर कर उसकी सलवटें दूर की थीं। उसके पसीने से सीले और बुरी तरफ मुचड़े हुए उस कागज पर लिखे अक्षर अब भी जस के तस थे। वही 3 जादुई शब्द, रफ कॉपी से फाड़े सादे सफेद कागज पर हरी स्याही से लिखे शब्द। मनुज ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। अमीशा ने बुदबुदाकर उन अक्षरों को पढ़ा, 1 बार, 2 बार, पता नहीं कितनी ही बार। फिर उसने वो कागज पहले की तरह मुट्ठियों में मसलकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। कभी कभी अपने उदास दिनों में अमीशा सोचती थी कि क्या होता अगर वो कागज बाबूजी को दिखा देती? क्या होता अगर वो उनसे कहती कि मुझे अभी शादी नहीं करनी? बहुत से अगर मगर थे जो उसको परेशान कर देते। दरवाजे पर कॉलबेल की आवाज से अमीशा चौंक गई। बच्चों की आया आ गई थी। उसे वक्त का पता ही नहीं चला। आज तो उसे कॉलेज जाने से पहले बच्चों को स्कूल भी छोड़ना था और उसने ये भी तो तय किया था कि लेक्चर के बाद वो खुद ही उनको लेती हुई घर आएगी। बच्चों के ख्याल भर से अमीशा की उदासी झटपट हवा हो जाती। वो मुस्कुराते हुए दिन भर की तैयारियों में जुट गई। कॉलेज में लेक्चर देते हुए भी अमीशा का मन अपने बच्चों पर ही अटका हुआ था। पता नहीं पानी की बोतल गौरी से खुली होगी कि नहीं, और गौरव को ठंडे सैंडविच जरा भी अच्छे नहीं लगे होंगे। भूखा ही ना बैठा हो बेचारा। क्लास खत्म होते ही उसने स्टाफ रूम से अपना बैग समेटा और बाहर निकल आई। पार्किंग में खड़ी उसकी कार के ठीक सामने एक दूसरी कार पार्क थी। अमीशा ने चिड़चिड़ाकर ड्राइविंग सीट के कांच में उंगलियों से खटखटाया तो वहां बैठे शख्स ने अपना सर घुमाया और अमीशा को देखकर बाहर उतर आया। अमीशा की आंखें इस चेहरे को देखते ही एक पल के लिए पत्थर हो गईं। ये तो वही चेहरा था, इतने सालों बाद भी वही की वही मुस्कुराती आंखें। तुम यहां? अमीशा रुक रुक के बोली। किसी टीनेजर लड़की की तरह उसका दिल बेकाबू होने लगा था। कैसी हो? मनुज की आवाज उसे 7 साल पीछे खींच कर ले गई, जब वो उससे बात करने के बहाने ढूंढता था, फिजूल के सवाल करता था। कभी लाल स्याही वाला पेन मांगता,
कभी उसकी रफ कॉपी के बीच के 2 पन्ने, और उसकी क्लास के बाहर से ऐसे गुजरता था जैसे वो जानता ही नहीं था कि अंदर सबसे पीछे की रो में बैठी एक लड़की कब से उसके लिए ही खिड़की पर नजरें गड़ाए है। अमीशा ने मनोज के सवाल को अनसुना किया और फिर पूछा, तुम यहां कैसे? ट्रेनिंग है कंपनी की, 10 दिन हूं तुम्हारे शहर में। मनोज ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। अमीशा ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा, कहाँ रुके हो? उसके जवाब में मनोज ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? डू यू माइंड अगर मैं आऊं शाम को? अमीशा ने अपना बैग खोलकर एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। कब मनोज ने अपनी कार पीछे की, कब अमीशा वहां से निकलकर बच्चों को लेकर घर पहुंची, उसे कुछ याद नहीं, जैसे सब अपने आप होता चला गया था। उसको तो बस वो पल याद है जब शाम को 6 बजे उसके घर की कॉल बेल बजी और मनोज फूलों का गुलदस्ता और बच्चों के लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर उसके ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। अमीशा गुलदस्ते को एक बड़े वाज में सजाने लगी। फूलों के पीछे अपना चेहरा छिपाए वो सोचती रही कि क्या बात करूं इससे, क्लासमेट की तरह, एक दोस्त की तरह, या किसी ऐसे शख्स की तरह जिसको देखकर कभी उसकी धड़कनें तेज हो जाती थीं। कभी क्यों, आज भी तो उसका दिल बेकाबू हो रहा था। उसने कनखियों से मनोज को देखा। वो एकदम सहज होकर बच्चों के साथ खेल रहा था और बच्चे भी उससे ऐसे बोल बतिया रहे थे जैसे लग ही नहीं रहा था कि पहली बार मिले हैं। मनोज उस दिन बहुत देर तक बैठा रहा। कुछ देर अमीशा हिचकती रही, थोड़ा बहुत मनोज भी हिचकता रहा। फिर पता नहीं कब पिछले 6-7 सालों के सारे बही खाते दोनों ने एक दूसरे के सामने खोलकर रख दिए। उस दिन के बाद मनोज रोज आने लगा। शाम का खाली वक्त दोनों साथ गुजारते। अमीशा को लगा जैसे जिंदगी में किसी दोस्त का होना कितना जरूरी था। इतनी बातें तो वो दोनों तब नहीं करते थे जब एक क्लास में पढ़ते थे, जब चुपके चुपके एक दूसरे का ख्वाब अपनी आंखों में पाल रहे थे। शायद तब शब्दों की इतनी दरकार ही नहीं थी। वो दिन कुछ अलग थे। मनोज ने बताया कि अमीशा के ब्याह के बाद उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बिखरने से रोका था। खुद को पूरी तरह पढ़ाई में, करियर में डुबो दिया था। वो एक सफल और बड़ा आदमी बनने की दौड़ में शामिल हो गया था। जिंदगी जब स्याह सुरंग से गुजरती है तब कुछ तो चाहिए होता है जो उम्मीद जगाए रखे। उस ओर से आती एक धीमी सी रोशनी ही सही। अमीशा ने भी मनोज को उन दिनों की बातें बताईं जब उसके पति की एक्सीडेंट में अचानक मौत हो गई। दोनों बच्चों को संभालने की तकलीफें, उनकी खुशियों के लिए अपने दुख को दबा रखने की मशक्कत, सब कुछ वो मनोज को सुनाती रही। कभी कभी दुख भरी बातों का दोहराना अच्छा लगता है। मन को ये तसल्ली मिलती है कि बीत गए हैं वो दिन। अमीशा और मनोज ने इन 10 दिनों में पिछले कई सालों की भरपाई कर ली थी। जिंदगी के दूसरे पड़ाव पर दोनों को एक दूसरे का साथ फिर बहाने लगा था। अमीशा ने बहुत बार चाहा कि मनोज से पूछे कि वो यहां क्यों आया है, मगर उसने नहीं पूछा। बल्कि ये सवाल जरूर किया कि उसने अब तक शादी क्यों नहीं की। अच्छा भला कमाता है अब तो, वेल सेटल्ड की परिभाषा में एकदम फिट बैठता है, फिर क्यों अकेला है। अमीशा के सवाल का जवाब उसे बिना पूछे मिल गया। मनोज का उसके शहर में आखिरी दिन था। दोनों की एक साथ आखिरी शाम। दोनों साथ बैठे कॉफी पी रहे थे, एकदम खामोश। जब बहुत कुछ कहने को होता है तब अक्सर खामोशियां शब्दों को लील जाती हैं। क्या कहें, कैसे कहें कि गफलत में मन उलझने लगता है। मनोज जाने को उठा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर एक कागज का पर्चा अमीशा की मुट्ठी में पकड़ा दिया और बिना कुछ कहे मुड़ा और वहां से चल दिया। अमीशा ने भी उसको रोका नहीं, लेकिन उसके जाते ही कैसा खाली खाली और उदास लगने लगा था घर। अमीशा हैरान थी कि ये कब हुआ कि मनोज इस घर की खुशियों की वजह बन गया था। कब यह घर उसकी आवाजों के बिना खाली लगने लगा। अनमने होकर उसने मनोज का दिया पर्चा खोला। वैसा ही रफ कॉपी का पन्ना, वैसी ही हरी स्याही और वही 3 जादुई शब्द के
प्यार करता हूं तुमसे। अमीशा का दिल उसी तरह धड़कने लगा जैसे 7 साल पहले धड़का था, जब वो 21 बरस की थी, जब मनुज ने पहली बार ऐसा पर्चा पकड़ाया था। अमीशा ने कागज तह किया तो 3 और शब्द नजर आए, प्लीज मैरी मी, मैरी मी, शादी कर लूं फिर से। उसकी आंखों के किनारे गीले हो गए। दोनों बच्चे मां के करीब आ गए। क्या हुआ मम्मा, मत रो मम्मा, कहते हुए गौरी और गौरव के गले भी भर्राने लगे। अमीशा ने दोनों को सीने से भींच लिया। उसके हाथ से कागज का वो टुकड़ा जमीन पर गिर गया। वक्त एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा था। मनुज का लिखा पर्चा कमरे में जमीन पर पड़ा, पंखे की हवा में इधर उधर हो रहा था। उसने अमीशा से दोबारा मोहब्बत का इजहार किया था, ठीक 7 साल पहले की तरह। और ये बात तो खुशी की थी, लेकिन अमीशा, उसे क्या हुआ था? वो रो रही थी। बच्चों से लिपटी पता नहीं कितनी देर रोती रही। जो आंखों से बह रहा था वो दुख नहीं था, वो गुस्सा था। वो नाराज थी अपने आप से। कई बार कुछ पा लेने की खुशी के बीच जो खोया है उसका गम सर उठाने लगता है, किसी पुरानी बीमारी की तरह। बच्चों को अपने पास देखकर अमीशा को एहसास हुआ कि पिछले 10 दिन से वो दोनों से कितना दूर रही थी। उसकी हर शाम तो मनुज के साथ गुजर रही थी और बच्चे आया के साथ रहते थे। वो मनुज के करीब रहने का जैसे एक लालच करने लगी थी। इतने बरस बाद पहली बार 10 दिनों तक बच्चे उसकी प्राथमिकता नहीं रहे थे। अपना ही व्यवहार अमीशा को सीने में फांस की तरह चुभने लगा। बच्चे मां की तकलीफ समझने के लिए बहुत छोटे थे, लेकिन उसका रोना समझ रहे थे। दोनों सहमे हुए अमीशा से लिपटे खुद भी सिसकते रहे। अगली सुबह वो देर से सोकर उठी। दोनों तरफ उससे चिपके बच्चे अब भी गहरी नींद सोए हुए थे। उनके भीतर भी रो चुकने के बाद की थकान थी। उनकी नींद न खुल जाए ये सोचकर अमीशा चुपचाप लेटी रही। उसने सरहाने से अपना मोबाइल उठाया तो देखा 3 मिस्ड कॉल्स थे, तीनों मनुज के। अमीशा ने मैसेज का इनबॉक्स चेक किया, कोई मैसेज नहीं था। उसने फिर आंखें बंद कर लीं। सामने अपने पति की सूरत दिखाई देने लगी। नहीं, अमीशा ने कोई वादा नहीं किया था उनसे कि वो दोबारा शादी नहीं करेगी या जोगन बन जाएगी या प्रेम की किसी दस्तक पर मन के दरवाजे नहीं खोलेगी। कोई वादा नहीं, कोई शर्त नहीं रखी थी। वो तो ऐसे ही अचानक बिना कुछ कहे सुने छोड़ गए थे, बस जैसे बादलों के घेराने से किसी भरी दोपहर में अंधेरा छा गया हो। लेकिन पति की मौत के बाद उसने खुद से वादा किया था कि बच्चों को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने देगी, बल्कि उनके मन में पिता की याद को जिंदा रखेगी। वो उनके लिए एक मजबूत कंधा बनेगी। बीते 4 सालों में उसने कोई कसर छोड़ी भी नहीं थी। मां और बाप के दोहरे किरदार को अब तक बखूबी निभाया था उसने। लेकिन अब मनुज का ये प्रस्ताव, क्या करे वो? मनुज के साथ जिंदगी बिताने का ख्याल उसके लिए शायद सबसे खूबसूरत ख्याल था। किसी ख्वाब के सच हो जाने जैसा, या बेमौसम किसी फूल के खिल आने जैसा, या जैसे किसी पिंजरे में बंद पंछी को उड़ने के लिए सारा आकाश मिल गया हो। वो जानती थी कि मनुज को हां कहना यानी अपने लिए खुशियों के ताले खोल देना था। लेकिन वो स्वार्थी नहीं थी। सिर्फ अपने बारे में कैसे सोचती? वो बड़ी उलझन में पड़ गई थी। अगर मनुज से शादी की तो क्या वो इन बच्चों को अपना सकेगा? क्या अपनी सौतेला होने की कड़वाहट बच्चों को नहीं झेलनी पड़ेगी? कभी भी नहीं। क्या मनुज के आने के बाद भी वो अपने पति की तस्वीर के सामने दिया जला सकेगी? क्या बच्चों को रोज उनके पिता की कोई एक बात बता पाएगी? पापा ये, पापा वो, कैसे मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर वो बच्चों को बहलाया करती है। मनुज के आने के बाद भी क्या सब पहले जैसा रह पाएगा? अमीशा का मन भारी होने लगा। उसने मोबाइल उठाया,
कुछ देर वो उसको उलटती पलटती रही, मनुज का नंबर डायल करती रही, फिर काट देती, मैसेज टाइप करती, फिर डिलीट कर देती। उसका मन अपने आप से सवाल जवाब करता रहा, खुद को कटघरे में खड़ा करता रहा। आखिर उसने फैसला कर लिया, लेकिन उसको सीधे सीधे ना वो नहीं कह सकती थी, इसलिए उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मन का एक हिस्सा हल्का हो गया था, लेकिन दूसरा हिस्सा जो उसका एकदम अपना था वो भारी होकर गहरे डूबने लगा था। उसने अपने ट्रैवल एजेंट को फोन करके एक टैक्सी मंगवा ली, जरूरत भर का सामान पैक किया और चल दी किसी अनजान मंजिल की तरफ। कार की खुली खिड़कियों से आती हवा बहुत सुकून दे रही थी। नए नए दृश्य पिछले सारे दृश्यों की स्मृति को धुंधला कर रहे थे। अनजान यात्राएं बहुत कारगर मलहम साबित होती हैं। उसे यकीन था कि जब वो लौटेगी तब दोबारा एक मजबूत इंसान बनकर लौटेगी, और वो ये भी जानती थी कि मनुज से दूरी बनाए रखने के लिए उसे कुछ दिन तक मन के अलावा घर के दरवाजे पर भी ताला डालना जरूरी था। एक सप्ताह शहर के बाहर रहकर अमीशा लौटी तो सब कुछ स्थिर था, उसका मन भी। जिंदगी की गाड़ी अपने तय ट्रैक पर चल पड़ी थी। वक्त अपनी तेज रफ्तार से गुजरने लगा। बच्चों को बड़ा करना, उन्हें अपना पूरा समय देना, कॉलेज की नौकरी के साथ घर का तालमेल बिठाना, बस यही अमीशा की दिनचर्या थी। लेकिन वो खुश थी, उसने खुद ही चुनी थी ये जिंदगी। दोनों बच्चे गौरी और गौरव उसके बहुत करीब थे और शायद इसीलिए उसने अपना कोई दोस्त नहीं बनाया। लेकिन अजीब बात थी कि वक्त के साथ बच्चों ने अपने दोस्त खोज लिए थे। वो अपने दिल की बातें अमीशा से साझा नहीं करना चाहते थे। बच्चे अजनबी बनने लगे थे। मां तुम नहीं समझोगी, बच्चों का यह कहना उसको कभी समझ नहीं आया। ऐसा कब हुआ कि उसने उन दोनों के मन की बात बिना कहे ना समझ ली हो? फिर ये उलाहना। सच तो यह था कि बच्चों ने उसके मन की बात समझनी बंद कर दी थी। तभी तो दोनों पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे, फिर बाहर ही नौकरियां खोज ली। सबसे ज्यादा दुख तो अमीशा को तब हुआ जब उसके अकेलेपन को दोनों ने बेफिक्री का नाम दे दिया। उसके कानों में गर्म तेल की तरह उतरे थे वो शब्द, माँ बाप एकदम फ्री हो, बिंदास जियो, जैसा चाहती हो वैसा जियो। अमीशा हैरान रह गई थी। वो कब चाहती थी ऐसे जीना? उसे तो भरा पूरा घर चाहिए था, जैसे उसके बचपन में था। हर बात में समझाते बुझाते माँ बाप, रोक टोक लगाती बुआ, दादागिरी दिखाती दीदी, कीर्तन के लिए जबरदस्ती ले जाती दादी और स्कूटर सिखाता भाई। अकेले घर में वो कौन सा सुख खोजे? कितनी किताबें पढ़े, संगीत सुने कमरों को कितना सजाए संवारे। अमीशा की उदासी का असर उसकी सेहत पर पड़ने लगा। जब पहली बार लो बीपी के कारण वो बेहोश हुई तो गौरी खूब नाराज हुई। मां तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? और देखो खुद इलाज मत करने लगना, तुम्हारी डॉक्टर बनने की बहुत आदत है। गौरव भी तलखी भरे लहजे में बोला था। प्लीज टेक केयर ना मां, हम अब इतनी दूर से बार बार आ भी तो नहीं सकते ना। और आप इतना सोचती क्यों हैं? प्लान अ वर्ल्ड टूर, निकल जाओ घर से, दुनिया देखो, स्टॉप बॉदरिंग। अमीशा उस रात एक पल को भी सो नहीं पाई। उसका हलक सूखा रहा और तकिया भीगता गया। दुनिया देखूं? कहां? कौन सी? ये घर ही तो मेरी दुनिया है। वो अपने बच्चों को कैसे समझाती कि तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो। ज्यादातर बातें जिनके तार मन से जुड़े होते हैं वो कहकर नहीं समझाई जाती हैं। कुछ भावनाओं के लिए शब्द बने ही नहीं होते हैं। मां होना शायद वैसा ही एहसास था। कभी कभी अमीशा रात को चौंक कर उठ जाती, ऐसा लगता जैसे ख्वाबों में कोई बुला रहा हो। उसको बहुत अच्छा लगता था अपना नाम पुकारा जाना, लेकिन वो जान नहीं पाती थी कि किसने पुकारा है, कौन है जिसे उसकी जरूरत है। नहीं, ऐसा कोई नहीं था। अमीशा ने कॉलेज से भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। काम में उसका मन ही नहीं लगता था, लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद अकेलापन और बढ़ने लगा। आखिर उसने बच्चों की सलाह मान ही ली और अपने लिए एक लंबी यात्रा प्लान करने लगी। दिन भर ट्रैवल साइट्स पर खोजती रही, कहाँ जाए, किस तरह घूमे, कैसे घूमे। ये टूर प्लानर हर चीज का इंतजाम कर देते हैं, लेकिन एक सबसे जरूरी चीज तो रह ही जाती है,
साथ, किसी अपने का साथ। उसे कंफर्ट जोन की आदत पड़ी हुई थी, किसी अपने के करीब होने का कंफर्ट। लेकिन अब शायद आदत बदलने का वक्त आ गया था। उसका मन डावाडोल होता रहा, लेकिन आखिर उसने अपनी बुकिंग्स करवा ही ली और बच्चों को फोन लगाया, हमेशा की तरह कॉन्फ्रेंस कॉल। माँ खूब घूमो, एंजॉय करो, बिंदास जियो, ये कहने वाले बच्चों ने जब अमीशा का प्लान सुना तो कुछ देर के लिए उनके बीच सन्नाटा छा गया। अमीशा भी चुपचाप उनकी टीका टिप्पणी का इंतजार करती रही, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में गौरी बोली, एज यू विश माँ। एज यू विश का क्या मतलब बेटा? ये तो तुम लोगों की विश थी ना, हमेशा से, है ना? अमीशा ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। वहां से गौरी की गहरी सांस भरकर की आवाज आई और फिर गौरव ने कहा, आई होप इस उम्र में आप ये ट्रिप एंजॉय करेंगी, गुड लक। और फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अमीशा वहीं देर तक चुपचाप बैठी अपने टिकट्स की तरफ देखती रही। ऊपर लिखा था, एशियाज लीडिंग क्रूज लाइन, 7 days and nights in the sea। अमीशा ने एक डिलक्स ओशन व्यू कैबिन बुक कराया और सामान पैक करने लगी। उसे बच्चों की नाराजगी समझ नहीं आई, या इस बार शायद वो समझकर भी अनजान बने रहना चाहती थी। अमीशा के क्रूज पर जाने का दिन जितना पास आता जा रहा था, उसका मन उतना ही बेचैन हो रहा था। फोन की घंटी बजती तो वो चौंक जाती कि शायद बेटी गौरी का हो और वो कहे, तुम अकेले मत जाओ ना माँ, हम भी साथ चलते हैं। या बेटा गौरव कहे, अरे कहाँ समंदर में गोते लगाओगी मॉम, यहीं आ जाओ ना मेरे पास, आई मिस यू। लेकिन नहीं, किसी का कोई फोन नहीं, कोई पूछताछ नहीं। अमीशा का मन जैसे चिंदी चिंदी हो गया था और वो जानती थी कि अब उसकी तुरपन उसे खुद ही करनी होगी। उसका समंदर के क्रूज में आज दूसरा दिन था। वो हैरान थी कि कैसे एक पूरी दुनिया बसी थी क्रूज पर। होटल जैसे आलीशान कमरे, स्विमिंग पूल, स्पा, क्लब्स, न जाने कितने रेस्टोरेंट। काश बच्चे यहां होते, अमीशा ने ठंडी सांस भरी। पास खड़े 2 20-22 साल के लड़के एक दूसरे को बता रहे थे कि शिप 18 नॉटिकल माइल्स की स्पीड से चल रही है। अमीशा ने आसमान की तरफ देखा, सब स्थिर था। उसे तो ऐसा लगा था जैसे शिप अपनी जगह खड़ी हुई है। यह ट्रेन की तरह पीछे छूटते पेड़, पहाड़ और पटरियां जो नहीं थे। समंदर की नमकीन हवा से अमीशा के गाल लाल हो रहे थे, बाल उड़ उड़कर चेहरे को ढक रहे थे। वो डेक पर खड़ी होकर यहां वहां आते जाते लोगों को देखती रही। ज्यादातर यंग कपल्स थे। अमीशा असहज महसूस करने लगी, आउट ऑफ प्लेस। उसे लगा वो जैसे सारी उम्र ही आउट ऑफ प्लेस रही थी, जब जहां होना था वहां कभी नहीं थी। तुम यहां? तुम अमीशा हो ना? समंदर की लहरों और हवाओं के थपेड़ों को चीरती एक तेज और हड़बड़ाई आवाज सुनकर अमीशा चौंक गई। पलटी तो उसके ठीक पीछे मनोज खड़ा था, सफेद झक यूनिफॉर्म में सजा मनोज। वो एक झटके में पहचान गई उसे। संजीदा आंखें और वही मुस्कुराता चेहरा। हाँ, कनपटी के पास के बाल जरा सा बढ़ती उम्र की चुगली कर रहे थे। अमीशा मुस्कुरा दी। मनोज अब भी हैरानी से उसे देख रहा था। यह कैसा कोइंसिडेंस है अमीशा, तुम फिर मिल गई मुझको, और तुम हैरान क्यों नहीं हो? अमीशा हंस दी। पहले ये बताओ, तुम खुश हो या दुखी? ऑफ कोर्स खुश हूं, बहुत खुश, बट आई कांट बिलीव दिस। अमीशा मनोज के मन की उथल पुथल महसूस कर रही थी, लेकिन उसका अपना मन शांत था, बिल्कुल शांत, जैसे शायद ये समंदर होगा अपनी सबसे ज्यादा गहराइयों में, अपनी तलहटी में। थोड़ी देर बाद दोनों एक कॉफी टेबल पर बैठे थे। मुझे यकीन था तुम जरूर मिलोगे, अमीशा ने कॉफी में शक्कर घोलते हुए मनोज की तरफ देखे बिना कहा। व्हाट? कैसे यकीन था? आई मीन, मनोज की जुबान लड़खड़ा रही थी। वो अब भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा था। मुझे कॉलेज मैगजीन से पता चला था कि तुम इस क्रूज पे नौकरी करने लगे हो। हाँ, इसी ट्रिप में मिल जाओगे, ये सिर्फ एक
संयोग है, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। अमीशा ने कॉफी मग के ऊपर झाग से बने दिल को चम्मच से धीरे धीरे घोलते हुए कहा। मनोज मुस्कुरा दिया, अमीशा भी। मनोज एक बार फिर अमीशा के करीब था। जब जब अमीशा की जिंदगी उदास रास्तों से गुजरी, मनोज मुस्कुराहट लेकर किसी मोड़ पर खड़ा मिला था। क्रूज पर अमीशा के दिन ऐसे गुजर रहे थे जैसे किसी समुद्री पक्षी को आराम करने के लिए एक टापू मिल गया हो। वो खुश थी, बहुत खुश। मनोज ने उससे एक बार भी इससे पहले हुई मुलाकात का जिक्र नहीं छेड़ा। उसने नहीं पूछा कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया, या मैं तुम्हारे घर दोबारा आया था, तुम कहां चली गई थी। उसने कुछ नहीं पूछा। वो अमीशा को असहज नहीं करना चाहता था। वो शायद समझता था उसकी दुविधा। वो हमेशा से समझता था। बिना कोई सवाल किए मनोज अब हर वक्त उसके साथ था। वो उसको शिप में घुमाता रहा। शिप का वजन कितना है, स्पीड कितनी है, कितने लोग सवार हैं, सब बताता रहा। हमेशा को ऐसा लग रहा था जैसे वो टाइटैनिक फिल्म की हीरोइन है। रात को डिनर के पहले धीमे संगीत पर छोटे से कस्बे की वो लड़की डांस फ्लोर पर थिरक रही थी। लड़की ही तो थी वो, स्कूल बस से उतरकर अपना आसमानी दुपट्टा लहराती, बदहवास दौड़ती, बावली लड़की जिसने अभी अभी पहले प्यार का एहसास किया था। तुम अकेले हो यहां? अमीशा ने मनोज के पांव से पांव मिलाकर नाचने की कोशिश करते हुए पूछा। मनोज जोर से हंसा। तो और क्या, मैं तुम्हारी तरह क्रूज पे नहीं आया हूं, ये नौकरी है मेरी, आई एम ऑन ड्यूटी। अमीशा चुप हो गई। वो असल में ये पूछना चाहती थी कि यहां ना सही, कहीं और कोई साथी है क्या तुम्हारा, या तुम अब भी अकेले हो मनोज? वो पूछना चाहती थी बहुत कुछ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। पिछली मुलाकात के बाद शायद वो सारे हक खो चुकी थी। उस मुलाकात को तकरीबन 18 या 20 बरस बीत चुके थे। अमीशा वहीं ठहरी हुई थी, तो क्या मनोज की जिंदगी भी वैसी ही होगी? एक रात डिनर के बाद दोनों डेक पर खड़े हुए अंतहीन फैले समंदर को देख रहे थे। अमीशा बुदबुदाई, रात को डरावना लगता है समंदर, है ना? मनोज समंदर की जगह उसके चेहरे को देख रहा था। माथे पर वक्त ने बारीक लकीरें खींच दी थी। उसकी आंखें भी पहले की तरह चमकदार नहीं थीं। वो देखता रहा जिंदगी से लगातार लड़ने वाली एक औरत को। उसने धीरे से उसकी उंगलियां थाम ली। अमीशा वैसे ही समंदर की तरफ देखती रही। अब हल्के से स्पर्श से धड़कनें बढ़ जाएं, ऐसी उम्र नहीं रह गई थी उसकी। तभी उसको अपनी हथेलियों में किसी चीज के होने का एहसास हुआ। देखा तो एक कागज का पुर्जा था। अमीशा का दिल अब उम्र की परवाह किए बिना अपनी रफ्तार बढ़ाने लगा। कागज में वही जाने पहचाने 3 अक्षर, वही जानी पहचानी लिखावट। 45-50 की उम्र में उसे कोई प्रपोज कर रहा था और उसका मन हाँ कहने को बेचैन होने लगा। अमीशा ने हाँ नहीं कहा, लेकिन ना भी नहीं कहा। वो धीरे से बोली, एक बार बच्चों से पूछ लूं? मनोज कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, एक बार अपने आप से भी जरूर पूछना। फिर वो चुपचाप वहां से चला गया। अमीशा की आंखों के किनारे भीग गए। वो मनोज को रोकना चाहती थी, लेकिन रोक नहीं सकी। वो अपने कैबिन में लौट आई। अगली सुबह वो वापस मुंबई पोर्ट में थी। पिछली रात के बाद से मनोज कहीं दिखा नहीं था। शिप से उतरते ही उसने पास के होटल में चेक इन किया और बच्चों को फोन लगाया। हमेशा की तरह दोनों बिजी थे। बोले, शाम को बात करते माँ, कॉल यू लेटर। लेकिन अमीशा ने टोक दिया। बोली, बस 5 मिनट, मुझे कुछ कहना है। और उसने अपने भीतर की पूरी ताकत समेटी और उन्हें बता दिया कि वो अपनी आगे की जिंदगी मनोज के साथ बिताना चाहती है। थोड़ी देर तक किसी की कोई आवाज नहीं आई। पिछले कुछ सालों में उसकी बातों पर चुप्पी ओढ़ लेना बच्चों की आदत बन गई थी, लेकिन नहीं, आज बच्चे चुप नहीं थे, नाराज थे। वो तो तूफान के पहले की शांति थी। गौरी भड़क के बोली, क्या पागल हो गए हो क्या आप? इस उम्र में लोग क्या कहेंगे मां, सोचा आपने?
गौरव ने भी अपनी बहन का साथ दिया और बोला, आपको नहीं लगता अभी गौरी की उम्र है शादी करने की? आर यू सिक? गौरी फिर बोली, तो आप इसीलिए गई थी ना क्रूज ट्रिप पे? बच्चों के शब्दों की कड़वाहट अमीशा के गले में उतरने लगी। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मन किया किसी उदास बच्चे की तरह फूट फूट के रो ले, लेकिन कई बार हमें रोने को कंधा भी नहीं मिलता। कोई ऐसा करीब नहीं होता जो पीठ थपक कर चुप करा दे। वो चुपचाप तकिए में सर छुपाकर लेट गई। मन में तो बवंडर मचा था। बच्चों को नाराज करके वो कोई भी फैसला कैसे कर सकती थी? फिर ये तो इतनी बड़ी बात थी। सच तो कह रहा था गौरव कि शादी की उम्र तो गौरी की है। कहीं उसके इस कदम से बच्चों की जिंदगियां ना खराब हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती थी वो। सारी उम्र अकेले काट ली, अब थोड़े साल और सही। उसे मनुज को एक बार फिर ना कहना होगा। सोच सोच कर उसे थकान लगने लगी, जैसे कोई लंबा सफर पैदल चल के पूरा किया हो। पता नहीं कब उसकी नींद लग गई। 2 घंटे बाद उठी तो देखा मोबाइल पर 6 मिस्ड कॉल्स थे, सब के सब मनुज के। उसने कॉल लॉग टटोला, बच्चों का एक भी फोन नहीं था। मैसेज का इनबॉक्स देखा, वहां भी उनका कोई मैसेज नहीं था। अमीशा ने रूम सर्विस पर फोन करके ब्लैक कॉफी मंगाई और होटल की बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सामने फैला अथाह समंदर और फिर अंतहीन आसमान। उसको अपना अस्तित्व एकदम छोटा मालूम हुआ। उसको मनुज का पहला खत याद आया, जब बाबूजी ने उससे पूछे बिना अमीशा का ब्याह तय कर दिया था। ठीक ही था, हर पिता अपनी बेटी के लिए सही फैसले लेता है। फिर उसको मनुज का दूसरा खत याद आया। तब तो वो खुद अपनी मर्जी की मालिक थी, लेकिन तब उसे अपनी परवाह कहां थी? ठीक भी तो था, बच्चों को उसकी जरूरत थी। अमीशा ने अपनी मुट्ठी खोली। मनुज का तीसरा खत उसके हाथ में था और अब बच्चे नाराज हैं। लोग क्या कहेंगे कि तलवार उसके ऊपर लटक रही है। अमीशा परेशान हो गई। उसने फिर बच्चों को फोन लगा दिया। एक बार नहीं, कई बार लगाया। दोनों के फोन में एंगेज्ड की टोन आती रही। थोड़ी देर बाद गौरी का मैसेज आया, फ्रेंड्स के साथ हूं, बाद में बात करिए। अमीशा को लगा उसके भीतर का लावा अभी फट पड़ेगा। उसने गौरी का मैसेज इग्नोर किया और दोबारा कॉल कर दिया। गौरी के कुछ कहने के पहले वो बोल पड़ी, बेटा मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ गलत हूं या गलती मेरी परवरिश में रही कि तुम दोनों इस कदर स्वार्थी हो गए हो। उम्र के इस दौर में, या बल्कि सारी उम्र ही, मैंने तुम दोनों के सिवा कुछ नहीं चाहा, लेकिन तुम दोनों कहीं भी मेरे आसपास नहीं हो। मैंने तुम दोनों की एक भी इच्छा अधूरी नहीं रखी और तुम लोग मेरी तकलीफ समझना ही नहीं चाहते। मैं तुम लोगों से इजाजत नहीं मांग रही हूं, बता रही हूं बस अपना फैसला। और अमीशा ने फोन रख दिया। ब्लैक कॉफी आ चुकी थी। कॉफी की कड़वाहट मन की कड़वाहट को दूर करने लगी थी। उसने मनुज का दिया पर्चा अपने सरहाने रखी ट्रे में रख दिया। जब तक उसने कॉफी खत्म की वो अपना मन बना चुकी थी। उसने मनुज को फोन लगा दिया। फोन रख के वो नीचे जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपना अक्स देखा। चेहरे पर बारीक झुर्रियां थीं, लेकिन उसने उन्हें अपनी मुस्कुराहट से ढक लिया था। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली। लॉबी में मनुज उसका इंतजार कर रहा था। अमीशा ने सामने लगी लिफ्ट को अनदेखा किया और सीढ़ियां उतरती चली गई। बरसों बाद आज उसका आसमानी दुपट्टा फिर लहरा रहा था। उसने मनुज को ही नहीं, इस बार जिंदगी को हां कह दिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।